We'll start this class with the introductory concept of social security. Social security क्या होती है? As you can see, the word social security दो वर्ड से बना है, social and security. पहले इसका लिटरल मीनिंग समझिए. सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? सेफ फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे क्लासरूम में सिक्योर फील कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ एक पंखा अगर चलने लगे और वो आवाज करने लगे, आपको कॉन्स्टेंटली ये थ्रेट है ये गिर जाएगा मेरे ऊपर, तो आपको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, राइट? हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे, तो वो वाला सिक्योरिटी होता है कि आप फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी. हम इसको एम्प्लॉयमेंट के सेंस में समझेंगे. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड इट इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? जो सिक्योरिटी हमें सोसाइटी ऑन द लार्ज प्रोवाइड करती है. अब जब हम इस सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में फंक्शन करती है. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एम्प्लॉयर वो सोसाइटी का भी पार्ट है ना, सोशल सोसाइटी का. एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. अब समझिए कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है. हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी कंटिजेंसीज होती हैं, इमरजेंसीज होती हैं. ऐसा कंडीशन आता है जब हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो एकदम कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है. जैसे कि सिकनेस. जब आप बीमार होते हैं तो क्या आप उसी इंटेंसिटी से काम कर सकते हैं? तबीयत खराब होती है तो ऐसा फील होता है ना कि कॉलेज नहीं आते हैं आज एक दिन. कभी ऐसा फील होता है ना कि कॉलेज नहीं आते हैं आज एक दिन, या फिर क्लास ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, आ भी गए तो सही से क्लास कर नहीं पा रहे हैं, सर दर्द कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट के सेंस में बात करेंगे, एम्प्लॉयर के सेंस में बात करेंगे, एम्प्लॉय के लिए बात करेंगे, दिस सिकनेस कुड बी अ बिग थिंग. मानिए सिर्फ सर्दी खांसी बुखार नहीं, बड़ी बीमारियां हो सकती है इसमें, बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं इसमें. कहाँ गए? ये सर्दी खांसी बुखार से बढ़ के किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को टीबी हो सकता है, किसी को एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो सकती है, राइट? तो ये सिकनेस सिर्फ एक छोटा सा सिकनेस नहीं है सर्दी खांसी बुखार का. उसमें भी हमारी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है ना. और भी कंडीशंस हैं जिसमें की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है. जैसे डोंट राइट डाउन, आई विल मेक यू राइट. ओके, फिर समझ लो, फिर फटाफट लिख लेना. पहला अभी हम लोग डिस्कस किए सिकनेस. सेकेंड मैटरनिटी. थर्ड डिसेबलमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ. ये सारी कंडीशंस आपको हमारी लाइफ में ऐसे मिलेंगे जहां हम बहुत इनसिक्योर फील करने लगते हैं, हमें डर लगने लगता है. ये आप स्टूडेंट की तरह नहीं एज एन एम्प्लॉय समझ रहे हैं. ठीक है. सिकनेस हम बताए. जब बीमार पड़ोगे, ऑफिस में कर रहे हो, बहुत जगह पे देखो ये सिस्टम है अभी भी. नो एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर चाहता है नो वर्क नो वेज. एम्प्लॉयर तो यही चाहता है ना कि आप काम नहीं किए तो हम आपको पैसे क्यों दें उसके लिए. अब एक तो इंसान बीमार पड़ा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई. दूसरा, उसको कंपनी से फायर कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाए, तो क्या ये जस्टिफाइड है एथिकल ग्राउंड पे? फिर और ये सारी कंटिजेंसीज लाइफ की
ऐसी होती है जहाँ पे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना कोई कंट्रोल। तो सिकनेस में एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना ही सोशल सिक्योरिटी है, कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, कुछ पैसा दिया जाता है। आपको हम बताएंगे, देखिए धीरे धीरे जब क्लास बढ़ेगा तो आप हड़बड़ाइएगा मत। सोशल सिक्योरिटी अभी समझ रहे हैं, पूरा क्लास एक्ट वगैरह खत्म होने के बाद पहला जो क्लास में पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। एक बार रिविजन कर लोगे तो सोशल सिक्योरिटी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जितना बताते जा रहे हैं उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि थोड़ा टफ है, नहीं समझ में आ रहा है। फिटनेस में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे फुलवारी शरीफ में ईएसआई हॉस्पिटल है, कभी फुलवारी शरीफ क्रॉस करना तो देखना। दीघा में भी माने पटना में 2 जगह पे ईएसआई का हॉस्पिटल है, एक फुलवारी शरीफ में और एक दीघा में, ठीक है। और बिहटा में अभी बन रहा है ईएसआई, हम बताएंगे अभी। ये एक एक्ट है, इस एक्ट के तहत एक लॉ है गवर्नमेंट की, इसके तहत सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अभी खाली इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे समझो कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, किस कंडीशंस में हम बेबस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, एंड कंसिडर योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज मैटरनिटी। मैटरनिटी यानी मातृत्व एक नेचुरल फिनोमिनन है प्रकृति का। There are so many women employees who are working in the organization. And contrary to the popular belief, जो ये कहा जाता है कि शौकिया काम करती हैं या उनका पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस, ऐसा होता है क्या? हमेशा नहीं होता है। There are women whose salary are substantial and very important for the family. बहुत इम्पोर्टेंट है फैमिली के लिए। अब वैसे में देखो, मैटरनिटी तो एक लंबा पीरियड है, it's a 9-month thing, and after delivery the child is too small, the child needs mother more than the father, right? ये इतना लंबा प्रोसेस है कि अगर ये एक्ट ना रहे, मैटरनिटी एज अ कंटिजेंसी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए, तो एम्प्लॉयर निकाल देगा। इतना लंबा क्यों बेयर करेगा वो किसी को? क्या वर्किंग एफिशिएंसी तो घट ही जाती है ना, आप काम नहीं कर सकेंगे। प्लस इसमें और भी अनसेड बातें होती हैं। देखो ये बायसनेस आज भी होता है कि जब प्रेफर करने की बात होगी लॉ के अगेंस्ट, आप बहुत जगह देखेंगे गर्ल्स प्रेफर्ड, गर्ल्स प्रेफर्ड। देखोगे मार्केटिंग में जनरली, आप हमें मार्केटिंग में जनरली तुम देखोगे ये लिखा रहेगा कि बॉयज प्रेफर्ड। कई जगह मार्केटिंग की जब नौकरी आएगी ना तो उसमें ये लिखा रहेगा बॉयज प्रेफर्ड। तो क्यों लिखा रहता है? ये बायसनेस है कुछ नौकरियों में, जैसे उनको लगता है कि बॉयज विल बी स्टेबल, लड़कियां ज्वाइन कर लेंगी और छोड़ देंगी, क्योंकि मार्केटिंग एक गलत काम है। बहुत मुश्किल है कि आज आप पटना में इस कोने में हैं, इमीडिएटली आप इस कोने में जाएंगे, आप उस कोने में जाएंगे। ये एक हमारा सोशल सेटअप के कारण परसेप्शन बन गया है, राइट? एक परसेप्शन बन गया है कि लड़कियां शादी करेंगी और नौकरी छोड़ देंगी। होता है ना ये परसेप्शन, इसी एक जनरल परसेप्शन की हम बात करें। एक और परसेप्शन ये भी बना हुआ है कि women of the mothers they not pay that much of attention to the work, क्योंकि उनके बच्चे होंगे घर पे ऑल द टाइम, दे आर केयरिंग फॉर द चाइल्ड, या उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अगर मैटरनिटी एज एन एक्ट से उसको सेव नहीं किया जाए, प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए, तो इतनी लाखों लाख महिलाएं हैं जो काम करती हैं, लाखों लाख महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनको तो सबको निकाल दिया जाएगा। निकाल ही देगा ना एम्प्लॉयर, उसको क्या पड़ी है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि एक जाएगा 10 पीछे खड़ा रहता है। पर ये एथिकल नहीं है, ये मॉरल नहीं है। विमेन वर्कर्स को शट द डोर, शट द डोर, बंद करो। विमेन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, विमेन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैटरनिटी को सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में डाला गया। मतलब
ये वैसी कंटिजेंसी है लाइफ की जिसमें कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपकी एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, आपको नौकरी से ना निकाला जाए इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। अगर सिर्फ स्कीम बताया जाए, कहने को तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब तक एम्प्लॉयर को किसी लॉ का डर ना हो, क्या वो मानेगा उस बात को? नहीं मानेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट का लॉ लगता है। आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो शोषण होता ही है, आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो शोषण होता ही है। अब किराना अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी कोई कुछ है, तुम्हारे घर में जो मेड काम करती है, तुम उसको 1500 पे रखे, अगर वो कहीं एजेंसी वगैरह से हायर नहीं है तो। एजेंसी वगैरह से अगर हायर होगी तो भाई फिर वो आ जाएगा एजेंसी वाला। लेकिन अगर एजेंसी से हायर नहीं है, तुमने ऐसी कोई आया काम वाम में, तुमने रख लिया 1500 पे काम में रखा, उसके बाद तुम उसको 1000 रुपए ही दे दिए, बोले जाओ नहीं देंगे हम इससे ज्यादा पैसा। कुछ कर सकती है वो कुछ नहीं कर सकती है तुमको कोसने के अलावा, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं इम्प्लीमेंट होती है, वो किसी लॉ में नहीं जा सकती है। लेकिन ये तो हुआ उसका बात। दुकान पे जो बनिया की दुकान पे राशन राशन में जो छोटा लड़का लोग को वो लोग रखता है काम करने के लिए, काम बोलेगा 8 घंटे करना है, दुकान जब तक बंद नहीं हो रही तब तक वहीं बैठे रहो, काम करो, समेटो फिर सबको, और पैसा भी कम दे दे, तो वो कुछ कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज कि वही बोले ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि लोग मजबूरी में काम करते हैं। लेकिन जहां मिनिमम वेजेस एक्ट लगा हुआ है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, न्यूनतम मजदूरी सुने हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जहां लगा हुआ है, वहां अगर आप मजदूर को लेकर के और न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे, तो फिर अगर लेबर ऑफिसर आया आपके पास तो आपकी हालत खराब कर देगा एज एन एम्प्लॉयर। इसीलिए जब किसी चीज के ऊपर सच में काम होना है तो उसके लिए कानून बनना जरूरी होता है। टूटता क्यों है? क्योंकि ना पालन करने वाला पालन कर रहा है और ना जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो शिकायत कर रहा है। तो जब दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वही प्रॉब्लम है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एक्ट है 1986, और ये एक्ट क्या है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि 14 साल से कम बच्चों को काम करना एक गैर कानूनी काम है ना? हर चाय की दुकान पे देखते हो कि नहीं छोटा बच्चा, तुमको रेस्टोरेंट में भी मिल जाएगा छोटा बच्चा। अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं रखते हैं क्योंकि ब्रांड नेम खराब होता है, छुपा छुपा के क्या लोग रखते नहीं है बच्चों को, और छुपा छुपा के क्या आईएएस आईपीएस के घर पे काम करने वाले छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उनको कभी वो लोग कन्फेस नहीं करेंगे कि ऐसे ही रैंडम किसी को काम करने के लिए लेके आए। वो दे विल से कि सम रैंडम, दे विल फाइंड आउट कि हमारे गांव का ये है वो है, रिलेटिव है, उसको रखे हैं यहाँ पे, ताकि कोई केस ना बने। अभी पटना में ही जाते हो बाहर, रोज चेकिंग होती है ऐसी नहीं, बाइक से जाते हो बिना हेलमेट है, 10 रुपए दे के दिए चला गया, 20 रुपए दे दिए, वो भी कमा लिया, तुम्हारा भी काम हो गया। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है कि पकड़िए इतनी बाइक, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, हेलमेट नहीं पहने, फिर ड्राइवर हेलमेट नहीं पहना है, मैं पहनी है, उसके बाद देखो म्यूजियम के पास लाइन लग जाएगी गाड़ी की, चलती हुई गाड़ी कैसे रोक सकते? तो कानून तो है, इसीलिए प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब उस केस में अगर तुम्हारे साथ कुछ बात हो जाए और तो तुम कंप्लेन तो कर सकते हो, एक फोरम तो रहेगा, कानून है तो। अगर कानून ही नहीं है तो फिर उस चीज का कोई माय बाप नहीं है। तो वैसे ही सोशल सिक्योरिटी एक्ट होंगे, मैटरनिटी, इसका एक पूरा पूरा एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके सारे प्रोविजन से बाकी सबके लिए एक्ट है, सब में प्रोविजन आपको डिटेल उतना नहीं जाना है कि 2 बच्चों तक कितनी छुट्टी, कितना बेनिफिट, 3 बच्चे
बच्चों के बाद क्या तीसरे बच्चे के बाद से कितनी छुट्टी है, सरोगेट मदर के लिए क्या प्रोविजन है, अडॉप्शन करने वाली मदर्स के लिए क्या प्रोविजन है, प्री नेटल कितनी छुट्टी, पोस्ट नेटल कितनी छुट्टी, ठीक है। नेक्स्ट आइए डिसेबलमेंट। आपने ये देखा है ना, सुना होगा कि फैक्ट्रीज वगैरह में एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ फैक्ट्रीज कुछ सिर्फ फैक्ट्रीज क्यों, बहुत सारा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है जो बहुत हजारस है। जैसे केमिकल फैक्ट्री की भी बात करूं, है ना, केमिकल फैक्ट्री हमेशा केमिकल्स में ही काम होता है ना, केमिकल में काम होता है हमेशा। चलने या पाठ्यक्रम में कोको कोला कंपनी में अब धुआं निकलता है तो नीचे फर्नेस भी होगा ही, वो है मशीन है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं, आप देखिए इतना भारी भारी पुली ऊपर जाता है, वो पुली कितनी बार हुआ है कि वो किसी मजदूर पे गिर गया है, और बहुत सेफ्टी मेजर्स लेने के बावजूद आपको भी अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में सुने होंगे कि सुने होंगे आप जरूर, या मूवीज में देखे होंगे कि मिल में हाथ कट जाता था, पैर कट जाता था, है ना, फिर ट्रेड यूनियन फाइट करता था उसके लिए कि हमारे मजदूर को प्रोटेक्शन चाहिए, पैसा दीजिए, मुआवजा दीजिए। लेकिन देखिए एक एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट होता है 1923, हम लिखवाएंगे वो बात में। उस एक्ट में क्या होता था 1923, आजादी कब मिली 47, 23, 24 साल उससे पहले। आजादी ही के समय हालत इतनी खराब थी, उसके 24 साल पहले भी तुम सोच लो, अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज फैक्ट्री चलाते थे, यहाँ मालिक तो वही थे, और मजदूरों के, आज हम एम्प्लॉय मजदूर के राइट की बात करते हैं ना, कोविड में कि ये माइग्रेंट वर्कर्स का एक अलग एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का अलग है, अब कानून आया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो कि भाई अब उनको भी उनका अधिकार है। एक समय पे ऐसा था क्या, जो मूवीज में दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच होता था, वैसा ही होता था उनके साथ ट्रीटमेंट। We have come a long way from दास प्रथा मालूम है ना, from दास प्रथा to bonded labor to master and slave to modern labor who is considered to be the partners in production, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैनेजमेंट स्किल हो गया, ये पैसा हो गया, ये लैंड हो गया, ये सब एम्प्लॉयर के पास ही होता है ना, सिर्फ क्योंकि वो रईस होता है। लैंड उसी के पास, एंटरप्रेन्योरशिप उसी के पास, कैपिटल उसी के पास, टेक्नोलॉजी उसी के पास, मशीन उसी के पास। लेबर क्या देता है, सिर्फ आवर्स ऑफ वर्क। लेबर्स क्या है, what do laborers have to contribute, remember hours of work। वो सिर्फ काम करता है ना, मशीन लेके जाता है अपना, पैसा लगाता है अपना, बिल्डिंग देता है अपना, जमीन देती है अपनी, नहीं। तो कितना आसान है इस लेबर को एक्सप्लॉइट करना, सोचो, एक को निकालो बाहर, दूसरे को ले आओ। होता ये था कि अगर कोई लेबर किसी उसका हाथ कट जाता था, पैर कट गया, तो एम्प्लॉयर बोलता था कि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ है, और बोलता था कि अगर हुआ है तो प्रूव करो। जो लेबर मुश्किल से अपने 2 टाइम का खाना कर रहा है, पहले से ही सताया हुआ है, इतना एक्सप्लॉइटेड है, उस लेबर को बोलोगे कि एम्प्लॉयर पे जाके केस करो, तो वो केस करने का तो फाइल कंप्लेंट करने का पैसा नहीं दे सकता है, वकील को कहां से करेगा, छोड़ देता था। तो ऐसा एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, ऐसा एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता था। तो डिसेबलमेंट के लिए एक्ट बना, जिसमें ये सब कुछ मेंशन है कि अगर फैक्ट्री में आपकी एक उंगली कट गई तो कितना % डिसेबल हो गए, 3 उंगली कट गई, ये हाथ पोर्शन कट गया, पूरी बांह कट गई, पैर कट गया, तो कितना % का डिसेबलमेंट हुआ, कितना % आपने देखा होगा कभी। अब ध्यान से देखना, सैलरी स्ट्रक्चर तो पढ़ ही चुके हो, जब रिक्रूटमेंट आए ना किसी फॉर्म का, परसेंटेज डिसेबिलिटी देखना,
पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकालती है ना वैकेंसी, लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है कि 40 किसी किसी जगह पे है कि 40% से ऊपर डिसेबल है तभी आप वो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये भी एक सोशल सिक्योरिटी में आता है क्योंकि ये प्लान्ड नहीं है, ये हमारी गलती से नहीं होता है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग हमारे लाइफ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसेबलमेंट हो गया। देन यू कम टू ओल्ड एज। देखिए, जिंदगी भर कोई काम करता है फैक्ट्री में, जब तक करता है तब तक वो स्वस्थ रहता है, 50, 55 तक, 60 तक, किसी कारण से रिटायरमेंट का एज फिक्स किया गया है ना, उसके बाद आपकी वर्किंग एफिशिएंसी तेजी से घटने लगती है। तो जब तक आप फैक्ट्री में थे, इंडस्ट्री में थे, आप काम किए, आप पैसा कमाए, लेकिन जब आप ओल्ड एज हो गए तो आप पैसा कमाने लायक भी नहीं है ना, एफिशिएंसी घट गई, तब कैसे खाएंगे आप? तब खाएंगे कैसे? तब अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे कैसे? पीएफ सुने हैं, प्रोविडेंट फंड, ये सोशल सिक्योरिटी में आता है। धीरे धीरे आपको इस टॉपिक में बहुत मजा आने लगेगा। ये सब कुछ वही है जो आपके आसपास होता है, बस आप नाम नहीं जानते थे और एक जगह क्लब करके नहीं पढ़ रहे थे। तो अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है, कोई आंसर करने का, किसी बात को समझने का, हर चीज का क्वेश्चन आंसर लिखा जाए ये जरूरी थोड़ी है कि तभी काम आया वो। ठीक है, ओल्ड एज के लिए पीएफ के लिए पीएफ लाया गया कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक बार रिटायरमेंट के समय आपको लमसम बेनिफिट मिलता है उसका। ये इसीलिए था कि भाई आपका बुढ़ापा तरीके से कट जाए, तब आपको कहीं से मांगना ना पड़े, आपने जिंदगी भर अपनी ईमानदारी दी इंडस्ट्री के लिए, अब आप बूढ़े हो गए हैं तो उस चीज का ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो ये पीएफ में क्या होता है कि देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड होता है, ये बताएंगे आगे सोशल इंश्योरेंस में कि वो उसमें 12% पैसा तुम्हारा कटता है और 12% एम्प्लॉयर देता है। हाँ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, बताएंगे। हाँ देती है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट देती है पीएफ के पैसे पे। ठीक है, ओल्ड एज में एक और एक्ट है व्हिच इज ग्रेचुइटी। ठीक है, हाँ, पीएफ और ईपीएफ वही है, पीपीएफ अलग है। ईपीएफ इज ओनली फॉर एम्प्लॉयड पर्सन एंड पीपीएफ इज फॉर एनी रैंडम पब्लिक। आप मतलब कोई बिजनेसमैन है वो पीपीएफ खोल सकता है पर उसका ईपीएफ अकाउंट नहीं खुल सकता है। नेक्स्ट, अच्छा पहले अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट समाज के लिए खराब है? देखो, जब हम पढ़ते हैं पेपर में या न्यूज में सुनते हैं कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दिस पर्सन 7.5 है, यार रिसेंट तो 8.2 हो गया, 15 लाख के लगभग जॉब कट्स हो गए, क्या ये सिर्फ एक डेटा है हमारे इकोनॉमी के लिए? नहीं, poverty is a major problem। इंदिरा गांधी की सरकार जब आई थी तो उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। गरीबों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एकदम सिकनेस है हमारे इकोनॉमी का, और ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन आपको सोसाइटी पे भी दिखेगा। सरकार अगर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं देती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब बताओ, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है, कोई अगर ये नौकरी कर रहा है और नौकरी करने के टाइम पे उसकी नौकरी चली जाए अचानक, इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़े हो, एग्जिट पॉलिसी पढ़े थे ना, अभी तो बताए थे इंट्रोडक्शन में, पढ़ाए थे हम तुम लोग की क्लास में, तो याद है। एग्जिट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है तो क्लोजर हो जाता है ना, अब क्लोजर में आपने वर्कर को निकाल दिया, तो निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा? उन लोगों के पास थोड़ी ना कोई
सेविंग होती है, कि कोई अकाउंट होता है या बैलेंस होता है। पीछे फैमिली का क्या होगा? उसी तरह से जब रिट्रेंच किया जाता है, रिट्रेंचमेंट मतलब टर्मिनेशन ऑफ एक्सेस या सरप्लस वर्कर्स, ज्यादा लोग जो है उनको निकाल दिया जाता है। तो वर्कर के लिए क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्या पर्पस है उसका? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसलिए दिया जाता है ताकि जब तक आप दूसरी नौकरी ढूंढ न लें, तब तक कम से कम तुमको एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पे खा पी सकते हो, परिवार का भरण पोषण हो सकता है उतने दिन तक, और तब तक अलाउंस दिया गया, फिर आप नई नौकरी ढूंढ लीजिए। ये सरकार एक तरीके से मदद करती है, राइट। नेक्स्ट इज डेथ। डेथ इज वन कंटिजेंसी ऑफ लाइफ जिसमें कि वर्किंग कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाती है ना। आप बस इससे सोच करके देखिए, बस इससे सोच करके देखिए कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, अर्निंग मेंबर हैं फादर, तो हमें फील नहीं होता है कोई प्रॉब्लम, कुछ है तो समहाउ हमारा खाना अच्छा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, हम लोग प्रिविलेज्ड क्लास में आते हैं एक तरीके से। अब आप ये सोचिए कि जिसके फादर हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक डेथ हो जाए वर्क प्लेस पे, एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ डिसेबल हुआ, डेथ भी तो हो सकता है, तो दुनिया तो एकदम अपसाइड डाउन बदल जाएगी उसकी। और डेथ एक ऐसा कंटिजेंसी है कि उस वक्त अचानक क्या तुम तुरंत पैसा या तुरंत वर्किंग मेंबर की इमरजेंसी उसका प्रेजेंस अरेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। डेथ एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें भी अगर घर का अर्निंग मेंबर चला जाए तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी बनाया गया कि इसमें हम सिर्फ अकेले अपना ख्याल नहीं रख सकते, सोसाइटी की मदद चाहिए, तो बेनिफिट दिया जाता है, डेथ बेनिफिट। कॉम्पेंसेशन में भी ये जो एक्ट हम बताए थे उसमें भी डेथ बेनिफिट था, लेकिन ईएसआई में एक बहुत अच्छी चीज कवर्ड है। देखो, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ अंतिम संस्कार का भी बहुत महत्व है ना। जैसे तैसे अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं हम लोग, वो एक तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेथ के बाद। किसी एक प्रकार की लकड़ी से जलाया जाता है, और हिंदू आग आग लगाई जाती है, उसका एक तरीका होता है, पंडित होता है, कुछ दान होता है, समाज को खिलाते हैं, ये सब होता है ना। उसके लिए पैसा चाहिए, कोई गरीब आदमी का पैसा अरेंज कर सकता है, इसीलिए फ्यूनरल बेनिफिट के नाम पे भी डेथ बेनिफिट में पैसा घर के बड़े लड़के को दिया जाता है, ताकि उसका अंतिम संस्कार तरीके से किया जा सके। अगर बड़ा लड़का नहीं है तो घर के किसी और मेंबर को वो पैसा दिया जाएगा। समझ में आई बात? ये हुआ डेथ। घर पे हो जाए तो पीएफ में इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। कंपनी के अंदर डिसेबल होना जरूरी होता है, डेथ अगर होगा तो पैसा मिलेगा। ग्रेजुटी में भी पैसा मिल जाएगा, बल्कि ग्रेजुटी में पूरा टेन्योर भी पूरा करने की जरूरत नहीं है 5 साल का, उसके पहले ही जो तुम्हारा ग्रेजुटी बनता है वो दे दिया जाएगा। डिसेबलमेंट जब होता है ना, कटना, अब जैसे कि तुम बाइक बाइक से कहीं घूमने के लिए कोई गया है और वहां पे कोई बात हो गई, तब उसको नहीं माना जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी होनी चाहिए, यानी तुम ऑफिस में हो तब। अब एम्प्लॉयमेंट इंजरी हम बताए थे लास्ट क्लास में, लेकिन लास्ट क्लास बहुत क्योटिक था, आई डोंट नो, इसीलिए हम फिर से एक बार एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 9 AM टू 5 PM है, ठीक है, और कैब आती है लेने 8:30 बजे से, आप गाड़ी में हैं और 5:30 5:50 तक तुम गाड़ी में हो, ये भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, ये ऑन जॉब माना जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन की कैब में थे, वहां की बस में थे, इसीलिए आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कवर होंगे, ठीक है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी नहीं देने से पहले तो देना क्यों जरूरी है? देखो, सोशल सिक्योरिटी हर कंट्री देता है, ठीक है। हर कंट्री अपने अपने लिमिट के हिसाब से, अपना अपना स्कोप के हिसाब से
सोशल सिक्योरिटी देता है। इंडिया में ये हमारे संविधान में मेंशन्ड है। This is mentioned in our constitution in article number 41 that the state shall within the scope of its limits try to work for the welfare of its people. हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, हम अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। उनके लाइफ में अगर कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत होती है, तो we will be able to we have to take care of them also. हम ऐसे छोड़ नहीं देंगे उनको। आगे आगे देखो, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बार बार फोकस कर रहे हैं इस चीज पे कि इसका पूरा क्लास करना 3 क्लास के लगभग में खत्म हो जाएगा, बट दिस विल बी अ कॉन्सेप्ट वर्थ रिमेम्बरिंग फॉर योर लाइफ। ये हमारे आर्टिकल में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अलायंस, पर ये सरकार देखते हो हर सरकार गरीबों के लिए काम करती है, क्योंकि उसको करना है, उसको ये चीज करना है, क्योंकि ये हमारे संविधान का डायरेक्शन है कि आपको करना है। तो मोदी जी जनरली नीचे गरीबों के लिए बहुत सारी योजना लाए ना, जीवन ज्योति योजना, जन धन खाता और भी बहुत सारी चीजें, तो वो पॉवर्टी को बचाने में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो एक्ट से कवर्ड है, लेकिन जो बाहर भी हैं, आपने सुना है मनरेगा, सुने हो? मनरेगा अपना सोशल सिक्योरिटी कैसे करता है? ब्लॉक में जाता है ना सब अपना बेनिफिट लेने। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, डिसेबिलिटी अपंग के लिए जो आर्टिफिशियल हैंड और लिम्स प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल में, तो ये सब एम्प्लॉयड नहीं, जो बाहर समाज में बाकी लोग हैं उनके लिए भी है। ठीक है, नहीं देने से क्या होगा? देना तो है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जबरदस्ती के लिए दिया जाता है क्योंकि लिखा है। सोशल सिक्योरिटी देने का और भी बहुत सारा कारण है, वो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे। ऐसे समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट, तुम एक बात समझो, वर्कर कौन लोग होते हैं? जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं, इनके पास बहुत पैसा नहीं होता है। मिल में मजदूरी करने वाले लोग के पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस तो नहीं होगा, पैसा हार्डली दे कैन अर्न, दे कैन मेक देयर लाइवलीहुड फॉर 2 टाइम्स अ डे। देखा ना कोविड में क्या दुर्दशा हुई? कोविड में क्या दुर्दशा हुई? हजार किलोमीटर लोग पैदल चल के आ गए। आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत हुई। 5 दिन 7 दिन फैक्ट्री बंद हुई तो क्या हालत हो गई। उनके पास क्या सेविंग्स होती है? नहीं। अब एक बात सोच के देखो, क्या सही है क्या गलत है वो मत डिसाइड करो, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखो। ऐसे करोड़ों मजदूर हैं यहाँ पर इंडिया में, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाए या अनएम्प्लॉयड छोड़ दिया जाए बहुत समय के लिए, तो फैमिली तो है उनकी, भूख तो लगेगी। क्या वैसे लोग चोरी नहीं करने लगेंगे? करेंगे ना। जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, पैसा तो ऐसी चीज है कि कोई तुमको 10 रुपए में फ्री का नहीं देगा, तो जब पैसा कोई देगा नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो फिर चोरी करने लगेगा। विमेन पैसा कमाने के लिए दे कैन बी ट्रिक्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। ये सब सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेगा। समाज जो खराब करता है जो चीजें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ने लगेगी। बच्चों को फिर काम पे लगाया जाएगा, बच्चों को बेचा जाएगा, औरतों को बेचा जाएगा। अभी भी इलीगल ये सब चीज, बहुत बड़ा रैकेट चलता है इसका। तो ये क्या बहुत, अब ये छोड़ दो कि अच्छे घर का कोई आदमी है जिसका शौकिया चोरी करता है, डकैती डालता है, कोई गलत बात है, लेकिन ये जनरली मजबूर वर्ग होते हैं, जो लोग सच में मजबूर हैं। बच्चे कौन भेज देते हैं अपने? उड़ीसा, झारखंड, माइंस वाइंस के एरिया में, जिसको नौकरी थी हटा दिया, फिर कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को पलायन कर, मतलब अगर अपना झोला लेके निकल जाए वो लोग, तो रास्ते में क्या खाएगा का ठिकाना नहीं। वो लोग मजबूर होकर अपने बच्चे भेज देते हैं।
जब भूकंप आया था 2011 में, एक बहुत तेज भूकंप आया था जिसका कि इंडिया में ही एपिसेंटर था, ठीक है। उस समय इतनी बुरी हालत हो गई थी कि कैंप लगाया गया था। कैंप लगाया गया था, बहुत घर वगैरह टूट गए थे, झोपड़ी वगैरह सब उजड़ गई थी। जब कैंप लगाया गया था ना, वहां से बच्चे बहुत चोरी हुए, बहुत चोरी हुए। भीड़ होती है ना, पता नहीं चलता है। ऐसे भी उन लोगों के बच्चों को देख रहे हो, 6 7 रहता है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो वो चुरा के या छोटी छोटी लड़कियों को ड्यूप करके कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, एंड दे वर फोर्स्ड इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो क्या सिक्योरिटी देने से समाज में इन बुराइयों के चांस कम होते हैं ना, होंगे। अब तुमको अपने रियल लाइफ एग्जांपल, जब मेरे यहाँ जो मेड काम करती थी, उसके हस्बैंड का पैर कट गया था ट्रेन से। बहुत लोगों का ट्रेन से ऐसा होता है, ट्रेन से पैर कट गया था, तो हिज लेग वाज ऑफ, पूरा चॉप हो गया था। तो फिर पीएमसीएच में उसका इलाज हुआ। जब पूरा फ्लैश वगैरह ठीक हो गया, फिर उसको अस्पताल में, जिला अस्पताल में, फिर उसको एक लिम्ब प्रोवाइड किया गया। किसके तहत? सोशल सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसी के तहत प्रोवाइड किया जाता है। पहले वो मजदूर था। अब तुम सोचो कि वेट वेट जो होती है तो बहुत गरीब होती है ना, 1500 रुपए में क्या होता है, 3 बच्चे थे उसके, 1500 रुपए झोपड़ी में रह रहे हो, और हस्बैंड भी मजदूरी करके कुछ कमाता होगा। वो नहीं कमाएगा तो चोरी चपाटी या कुछ उस तरीके की चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा वो। तो ही इज नाउ ऑन हिज लिम्स, और अब वो वैसा काम नहीं करता है, पर जैसे फैक्ट्री का तार वगैरह होता है ना, जैसे फेंसिंग होती है, वो लपेटता है अब। तो एटलीस्ट उसका एम्प्लॉयमेंट किसी तरह से किया गया ना, उसको सरकार ने इस लायक बनाया कि तुम कुछ देख सकते हो अब। वरना चोरी डकैती स्मगलिंग इन चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाता। ये बहुत आसान होता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ओके, यू राइट डाउन नाउ, देखो। या फिर डिक्टेशन, या आई डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास में एक्सप्लेन ही कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग लिख लेना फटाफट। एक चार्ट समझो, ये चार्ट लिख लेना। देखो, हम लोग अपनी आबादी को, पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये हम बता दें कि सोशल सिक्योरिटी हर कंट्री देता है। जो अमीर कंट्री है वो थोड़ा ज्यादा ही सोशल सिक्योरिटी देते हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके से डिसेबल्ड के साथ ट्रीट किया जाता है, हम सब जानते हैं कि कितना भी बता दिया जाए, पर फिर भी किस तरह का ट्रीटमेंट है। पब्लिक प्लेस पे अगर कोई धीरे चल रहा हो तो हम लोग, अरे हटो ना, ये एटीट्यूड है ना ये एटीट्यूड। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर कोई व्हील चेयर पे जा रहा है ना, सब लोग उसका रास्ता छोड़ देते हैं कि आप पहले चढ़ जाइए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीजों में भी सोशल सिक्योरिटी थी कि समाज को एक अच्छी जगह बनाए। इसीलिए बीजेपी सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी के तहत ही, या ऐसे भी बोल सकते हो कि उन्होंने बोला ना कि डिसेबल वर्ड मत यूज कीजिए, स्पेशली एबल्ड यूज कीजिए। अभी देख रहे हैं ना, टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने मेडल लेके आ रहे हैं। सो डिफिकल्ट। आप सोचिए कि नॉर्मल लोगों से कितना ज्यादा उनको स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चाहिए। हमारे साथ कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि हाथ पैर खराब हो जाता है, सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चला जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कितनी मेहनत लगती है अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाने में। तो हम अपने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन, द वन हु इज फिजिकली एंड मेंटली फिट, और दूसरा फिजिकली और
मेंटली अनफिट। देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो जो लोग फिजिकली और मेंटली फिट हैं, हमारे आपके जैसे लोग, फिजिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैसे लोग भी हैं जिनको या तो फिजिकल जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या जो मेंटली अनफिट हैं, जो पागल हैं, जो समाज में उस कैटेगरी में आते हैं वो। अब जो फिजिकली और मेंटली फिट हैं उसमें भी दो कैटेगरी है, वन हु इज विलिंग टू वर्क, मतलब क्या होता है इसका मतलब, तो जो काम करना चाहता है ना भाई, सब कुछ हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग से भी सही है, पर फिर भी काम नहीं करना चाहते हैं। कैसे लोग होते हैं, एग्जाम्पल बताइए। नहीं, अच्छे से बताओ। लेजी नहीं, हाँ ठीक है लेजी है, लेकिन कुछ अच्छा एग्जाम्पल सोच सकते हो तो बताओ, बोलो। देखो ये एग्जाम, ये हमको मिला था बीबीए सेकंड में, वो लड़का सही बताया था और एकदम रॉ आंसर दिया था। बहुत पैसा है तो काम क्यों करेंगे ना, ये है वैसे लोग। नहीं है, हाई हाई क्लास की विमेन आपको नहीं दिखती है, नहीं है ना, स्टेटस के अगेंस्ट समझ लगता है उनको काम करना, राइट। भिखारी, सारे भिखारी डिसेबल होते हैं क्या, हाथ पैर सही सलामत है फिर भी भीख मांग रहा है, कहीं काम करने बोलोगे तो नहीं करेगा, वो भी आते हैं उसमें। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के अभी जो बहुत कट्टर लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। विलिंग टू वर्क में भी दो कैटेगरी हुई, एक जो एम्प्लॉयड है और दूसरे जो अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड जो कि जिनको काम नहीं मिला। मान लो कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा था लेकिन अभी उसकी नौकरी चली गई, तो वो तो अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा ना, ठीक है। और आप लोग भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, आप काम करना चाहते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, क्यों, क्योंकि पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको नंबर दे दो 1 3 4 5 6, एक बात बताओ, यहाँ देखो 1 + 3 + 5, ये वाला ग्रुप, और 2 + 4 + 6, ये वाला ग्रुप। क्या इस 135 पे ये पूरा डिपेंडेंट नहीं है समाज, बताओ है। और सरप्राइज होगा ये जान के ये सिर्फ 33% है, इसका मतलब ये कितना हुआ, 67% तो डिपेंडेंट ही है। इतनी औरतें काम करते हुए दिखती है, पार्टिसिपेशन मालूम है कितना है, सिर्फ 20%, अप्रॉक्स फिगर बता रहे हैं, सिर्फ 20% लड़कियां एम्प्लॉयड हैं। इतनी आईटी में इधर उधर सब देखते हैं आप लोग, लेकिन पूरे आबादी का सिर्फ 20% एम्प्लॉयड, यानी 80% अनएम्प्लॉयड। और उस 20% में म्यूनिसिपैलिटी में झाड़ू पोछा लगाने वाली भी आती है, तो अब सोच लो कि एजुकेटेड एम्प्लॉयड कितनी है, कितना कम है ये डेटा। और ये पिछले 10 साल में और घट गया, बढ़ना चाहिए और घट गया, एजुकेशन बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट घट गया। तो ये जो अनविलिंग टू वर्क है, ये फैमिली प्रेशर में भी तो जो लड़कियां आती हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगी ना। ये तीनों पे ये डिपेंडेंट है, इसीलिए ये जब एम्प्लॉयड है तो इसको सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी होता है, वरना पूरे समाज का बैलेंस खराब हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो आज का क्लास यहीं तक छोड़ो, थैंक यू।